हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम के लिए स्पेशली आपकी मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे और ये जो 50 क्वेश्चंस है इनकी पूरी डिटेल के साथ में यहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी बना तो बिल्कुल आप 110% उनको बनाकर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारे पहले क्वेश्चन से। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आबकारी का हमारा स्पेशल कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में ये एक प्राचीन साहित्य है और इसमें मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए एक परिभाषा दी गई है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आचार्य मनु के द्वारा ये लिखा गया है, एक लेखक है आचार्य मनु इसके मनुस्मृति के, तो याद रखिएगा। और इस प्रकार जो परिभाषित किया गया है मध्य प्रदेश को कि जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है वहां विंसन प्रदेश जहां सरस्वती नदी का लोप हुआ है और तथा प्रयाग के पश्चिम में है वह मध्य प्रदेश कहा गया है। तो इस तरह से परिभाषा दी गई है मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए। तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। और कौन है इसके लेखक? तो आचार्य मनु इसके लेखक हैं। स्पेशली याद रखिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा मनुस्मृति में ही इसको आर्यावर्त भी कहा गया है, आर्यावर्त भी कहा गया है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? मध्य प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है ये एक स्थलबद्ध राज्य के रूप में मिलता है, देश का हृदय प्रदेश के रूप में मिलता है और दक्षिणापथ और रेवोत्तर इनके भी रूप में मिलता है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन के रूपों में मिलता है? तो इन तीनों को रूपों में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ही है, इसलिए हमारा सही जवाब इन तीनों के साथ में जाएगा। गाइस, मध्य प्रदेश जो है एक लैंडलॉक प्रदेश है, लैंडलॉक स्टेट है ये, तो इसलिए स्थलबद्ध राज्य यहाँ से दे रखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। तो ये लैंडलॉक प्रदेश है, लैंडलॉक राज्य है या लैंडलॉक स्टेट का आप इसको बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो ये सेकंड वाला है। इसके अलावा वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का जो उल्लेखन है ये दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया गया है, इसीलिए यहाँ से ये इसका उल्लेख मिलता है। तो ये सभी जो 3 चीजें यहाँ पर दे रखी है, तीनों के चीजें हम आपको बता दिए हैं। और वर्तमान में गाइस इसको सोया स्टेट, टाइगर स्टेट इन सभी नामों से जाना जाता है। और अभी तो लेपर्ड स्टेट का भी जो दर्जा है ये मिल चुका है और चीता स्टेट भी इसको अब कहा जाने लगा है। तो आप इन चीजों को अपडेट करते रहिएगा। हम सारी चीजें आपको करंट अफेयर की ई बुक में अपडेट करवा रहे हैं, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं ज्वाइन की है तो। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है? मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश देश का हृदय राज्य है, आप सभी को पता ही है। और यह मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसको मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो मध्य प्रदेश नाम दिया है ये किसने दिया है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग माना जाता है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो माना जाता है ये माना जाता है किसका भाग? ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। गोंडवाना यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और देश का हृदय स्थल कहा जाता है ये मध्य प्रदेश का गोंडवाना जो लैंड है। और मध्य प्रदेश आप सभी को पता ही है सर्वाधिक जो प्राचीनतम जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है लैंड, जो भूभाग माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्राचीनतम जो लैंड है या भूभाग है ये गोंडवाना लैंड ही माना जाता है। क्लियर है? तो ये भी आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। और पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्याचल जो सेल समूह है और दक्कन ट्रैप है, यहाँ पर ये स्थित है गोंडवाना लैंड। तो ये प्राचीनतम, सर्वाधिक प्राचीनतम लैंड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? अब इनमें से भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है ना। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है और मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, जो कि हमसे पूछा है कि इसके मध्य प्रदेश के संदर्भ में भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, है ना। तो यहां से हमारा पहला वाला रहेगा
सेकंड वाला भी रहेगा और फोर्थ वाला भी रहेगा, ये थर्ड वाला नहीं रहेगा, क्योंकि चंबल जो है नदी है दक्षिणी सीमा नहीं बनाती है, और यहाँ पर दे रखा है कि बनाती है, तो इसलिए ये जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दक्षिणी सीमा जो बनाती है यह ताप्ती नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, ताप्ती नदी के द्वारा, ना कि चंबल नदी के द्वारा। तो ये आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जाना पाओ पहाड़ी महू से चंबल नदी निकलती है, और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है, बैतूल से। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले बता दें हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। काफी ज्यादा टेस्ट यहाँ पर अभी तक हम करवा चुके हैं, और डेली यहाँ पर एक दिन छोड़कर टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। आपने अगर अभी तक टेस्ट नहीं दिए तो आप जाकर टेस्ट दीजिएगा पहला, क्योंकि पहले डेमो हमने डाल रखे हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो पहले डेमो चेकआउट करें, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लगा सकते हैं डेमो को। तो आप डेमो टेस्ट जरूर से लगाइए, वहां पर आपको पता चलेगा कि कितने एडवांस लेवल के टेस्ट बनाए गए हैं। और कोई डाउट है फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक है 2022 की एमपी की करंट अफेयर की, ये ई बुक है हमारी, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये 2021 की और ये 2022 की भी अवेलेबल है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये हमारा एमपी जीके का वीडियो कोर्स है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में अंतर आपको बताना है कितना होता है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 34 मिनट का टाइम का अंतर होता है मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये आपको याद रखना है, ये पूर्व है और इस साइड पश्चिम है ना। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर है। और इसके अगर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी भाग में अंतर की, तो ये है 34 मिनट, 870 किलोमीटर 34 मिनट का अंतर यहाँ पर है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो साक्ष्य नहीं मिले हैं, द्रविड़ समूह के नहीं मिले हैं, बाकी पुराण संघ, आर्य समूह और धारवाड़ समूह, इन तीनों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिले हैं, बाकी द्रविड़ समूह के नहीं मिले हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित जो अध्ययन किए गए हैं उनसे ज्ञात हुआ है या पता चला है कि मध्य प्रदेश में पुराण संघ के साक्ष्य मिले हैं, आर्य समूह के और धारवाड़ समूह के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तृतीयक समूह, क्रिटेशस कल्प, इन सभी के जो साक्ष्य चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, तो ये सभी मिले हैं, बट द्रविड़ समूह या द्रविड़ जो संघ है इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार में। मालवा का पठार, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में फैली हुई है और पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगर क्वेश्चन बने कि पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका नाम है, नोट डाउन कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ये गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है ये गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्य समूह की जो चट्टानें हैं ये जलज प्रकार की होती है। जलज प्रकार की ये होती है क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है जलीय क्षेत्रों के अवसाद के नीचेपन के कारण हुई है, इसलिए इनको जलज प्रकार की चट्टानें बोला जाता है। और इसके अलावा क्रिटेशस कल्प की जो चट्टानें हैं ये बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है ये यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त यानी आ और बा दोनों हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है ये 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक है। तो भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की है ये, और यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है,
आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन आपको बताना है कौन सा। तो राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन इसमें से है आपका कि राज्य के पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है ये 870 किलोमीटर है। अभी हमने आपको बताया था 34 मिनट अंतर वाले क्वेश्चन में पूर्व से पश्चिम का जो डिस्टेंस है ये है 870 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा ये जो कथन है ये सही है, बाकी ये जो कथन है 580 दे रखा है ये गलत है। 605 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है ये कैसा है, ये है एक पूर्ण आवेष्टित भू आवेष्टित राज्य। यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश एक पूर्ण भू आवेष्टित राज्य है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। अब समुद्र ना ही किसी समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, इन दोनों को ना छूने वाली जो स्टेट होता है या जो क्षेत्र होता है उसको पूर्ण भू आवेष्टित राज्य बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे कौन से राज्य है जो किसी समुद्र और देश की सीमा से टच नहीं होते हैं। तो एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया एमपी, इसके अलावा एक है आपका सीजी यानी छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका हरियाणा, इसके अलावा भी और भी है झारखंड हो गया आपका झारखंड। तो ये याद रखिएगा कुछ ऐसे स्टेट है ये एमपी, सीजी, हरियाणा और झारखंड, ये जो है किसी भी राज्य किसी भी समुद्र की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं, जिनको पूर्ण भू आवेष्टित राज्य बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन आपको बताना है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में जो गलत कथन है इसमें से ये कथन है आपका कौन सा, ये जो कथन रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया। यहां से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है ये गलत है ना, बाकी सभी सही है। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, बिल्कुल सही है। बुल्डाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, बिल्कुल सही है। यानी ये जो सभी पॉइंट है ये सही है, आपको गलत बताना था और गलत ये है कौन सा, डी वाला, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है। तो देखिए 1956 में मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था उसके संबंध में जो कथन है वो दे रखे हैं। और मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा है इसको राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था। कहां पर मिलाया गया था, कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील में इसको मिलाया गया था, है ना। तो याद रखिएगा मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया था, तो इसको कोटा राजस्थान के जिले में मिलाया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 7, 8। तो भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को जो बांटा गया है ये 7 भागों में बांटा गया है। 7 हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कौन कौन से हैं वो हम 7 को कवर करते हैं। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर आपको जो दे रखे हैं उनको हम यहाँ पर देखिए, पहले की अगर हम बात करें गाइज तो पहले नंबर पर विभाजन से पहले मध्य प्रदेश जो है ये 9 भागों में बटा हुआ था। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन से पहले 9 भागों में बटा हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये भाग है, पहले नंबर पर आता है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पर आता है बुंदेलखंड का पठार। तीसरे नंबर पर आता है मालवा का पठार, है ना। उसके बाद में रीवा पन्ना का पठार आता है। रीवा पन्ना के बाद में नर्मदा सोन घाटी, है ना, याद रखिएगा, स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीजों को। उसके बाद में आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और नेक्स्ट है 7वां बघेलखंड का पठार। तो ये 7 जो प्राकृतिक क्षेत्र है आप इनको बोल सकते हैं। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, 7 भागों में बांटा गया है। तो ये 7 भाग है, आप स्पेशली नोट डाउन कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। तो ये जो पठार है इसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी के उद्गार से हुए निकलने वाले लावा से इसका निर्माण किया गया है या हुआ है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मालवा का पठार आप सभी को पता ही है, और इस पठार में डक्कन ट्रैप सेल जो है ये पाई जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डक्कन ट्रैप सेल जो पाई जाती है ये निम्नलिखित में से किस पठार में पाई जाती है। मालवा पठार आपका सही जवाब रहेगा। गाइस हम आपको बता दें, आपकी मध्य प्रदेश पटवारी आबकारी आरक्षक, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के एग्जाम के लिए स्पेशली हमने नेशनल करंट अफेयर के लिए आपकी वीडियोस डाल दिए हैं हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर। तो इसमें नेशनल करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे, स्पेशल टॉपिक जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं पूरा उसी लेवल के, उसी पैटर्न और उसी टॉपिक को कवर करेंगे जहां जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो गाइस हमने पहला वीडियो दे दिया है रैंडम मेल्टर वाला, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एमपी के एग्जाम में। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं और एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में उससे बाहर चला जाएगा। क्लियर है। तो उसको आप जाकर जरूर से देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप
सब अगर आप ऐसे ही उसको सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे तो हम पूरी सीरीज आपको नेशनल करंट अफेयर की कवर करवा देंगे। नेशनल करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर वहां से नहीं जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर से आप देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, ये जो 3 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जिले कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है ये कर्क रेखा। और उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल मंदिर, इसके ठीक ऊपर से ये गुजरती है। तो याद रखिएगा, महाकाल मंदिर उज्जैन के ठीक ऊपर से कर्क रेखा निकल कर जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस मंदिर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा निकलती है? तो ये महाकाल मंदिर हो जाएगा। गाइस, ये 14 जिलों भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन से ये जिले हैं, 14 जिले जिनको जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो हमने एक ट्रिक वाला वीडियो भी दिया है आपको, कर्क रेखा, है ना, तो उसमें आप मुश्किल से गाइस 1 से 2 मिनट में ही पूरी ट्रिक आप याद कर लेंगे तो पूरे जिले आप याद रख पाएंगे। उस वीडियो को सर्च करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी हमने डाल दिया है, अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो 14 जिलों से निकलती हैं। अभी 14 जिलों के नाम भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से जिले ये हैं। तो आप पहले ये याद रखिएगा कि ये राजगढ़, रतलाम और उज्जैन कर्क रेखा के सबसे समीप वाले जिले हैं, है ना। इसके अलावा और बात करें तो भोपाल से गुजरती है ये कर्क रेखा, भोपाल, विदिशा, आगर मालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, ये जो जिले हैं इनसे कर्क रेखा होकर जाती है। तो पूरे 14 जिले हैं ऐसे जिनसे जाती है, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में देखने को नहीं मिलती है? खंडवा जिले में मिलती है ना। इसके अलावा ये जो है गाइस, ये आपकी बिलासपुर जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बिलासपुर आपको पता होना चाहिए, ये सीजी में आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है बिलासपुर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये खंडवा में, बैतूल में और छिंदवाड़ा में, इन तीनों जगहों पर देखने को मिलती है ना। तीनों जगहों पर देखने को मिलती है। बाकी ये जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जिले में नहीं पाई जाती है, नहीं देखने को मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ये जो है बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, इनमें तो देखने को मिलती है। इसके अलावा होशंगाबाद जो जिला है, होशंगाबाद जिला, यहाँ पर भी ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सीगार चोटी, जानापाव और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, है ना। सीगार चोटी, जानापाव और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा, देखिए सही जवाब जो रहेगा हमारा ये क्या रहेगा, ये हम आपको बता दें, यहाँ पर दे रखा है आपका रीवा पन्ना पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और इनमें से किसी में नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पठार में वो पाई जाती है वो पठार यहाँ पर दे ही नहीं रखा है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये सीगार चोटी, जानापाव और धजारी चोटी ये किस पठार में पाई जाती है। ये जो पाई जाती है ये मालवा के पठार में पाई जाती है। मालवा के पठार में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मालवा का जो पठार है इसमें ये स्थित है, ये सभी चोटियां। अब हम इनकी थोड़ी सी हाइट भी आपको कवर करवा दें ताकि आप क्वेश्चन बने, आपकी क्वेश्चन कवर हो जाए। सिगार जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 881 मीटर, 881 मीटर। इसी तरह जानापाव की अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? इसके अलावा धजारी की पूछी जाए ऊंचाई तो ये 810 मीटर है। 881, 854 और 810 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, कम से ही दे रखा है क्वेश्चन में ही। सिगार चोटी, जानापाव और धजारी ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है, तीनों चोटियां। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मालवा पठार है गाइस सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है। और इस पठार के अंतर्गत जो है महू, जो है महू, ये दक्षिण में, यहाँ पर ये महू के दक्षिण में स्थित है ये पठार। तो स्पेशली याद रखिएगा, ये सारी चीजें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंचे जो पॉइंट है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान जिसको बोल सकते हैं, तो सर्वोच्च शिखर दे रखा है धूपगढ़। ये किस पठार में स्थित है? किस पठार में आता है ये आपका सही जवाब रहेगा हमारा सतपुड़ा का पठार में। सतपुड़ा, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, ये जो आता है सतपुड़ा पर्वतमाला के या सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सतपुड़ा हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। और धूपगढ़ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिला पूछे किस जिले में आता है तो होशंगाबाद जिले में ये आता है ना। और ये जो पंचमढ़ी है, और यहाँ पर पंचमढ़ी के अंतर्गत ये आता है। तो एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ जो पहाड़ी पर स्थित है ये पहाड़ी है महादेव पर्वत। महादेव पर्वत हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस याद रखिएगा, धूपगढ़ जो चोटी है ये महादेव पर्वत पर स्थित है।
क्लियर है। स्पेशली याद रखिएगा सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत देखिए सतपुड़ा मेकल में 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? 3 श्रेणियां, इनको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, कंफ्यूज आप होंगे 110%। तो पहली है जो श्रेणी, इसका नाम है राजपीपला श्रेणी, दूसरी है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरी है मेकल श्रेणी, है ना। तो याद रखिएगा। और इनमें सतपुड़ा जो श्रेणी है इसके अंतर्गत आती है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है महादेव पर्वत पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां जो आती है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसी महादेव पर्वत की चोटी पर धूपगढ़ स्थित है, धूपगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलती है। तो महादेव पहाड़ी पर ही मध्य प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? ये जो पठार है मध्य प्रदेश का, इस पठार का नाम है बघेलखंड पठार। बघेलखंड हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड पठार है, यहाँ में चौपाइयों की सर्वाधिक संख्या है देखने को मिलती है। और वन्य प्रदेश इसको बोला जाता है, अधिकता के कारण चौपाइयों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पर पाई जाती है। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस पठार में स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा बुंदेलखंड पठार में। सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है ये बुंदेलखंड पठार में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ से रहेगा। क्लियर है। तो गाइस अगर हम बात करें सिद्ध बाबा की पहाड़ी की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आती है। और ये जो पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी, ये जो पर्वत है बुंदेलखंड का, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो औसत ऊंचाई है इसकी ये 150 से 450 मीटर है। तो याद रखिएगा सिद्ध बाबा की पहाड़ी जो है ये है 1172 मीटर ऊंचाई इसकी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की जो चट्टानें मिलती है ये मिलती है सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण किया जाता है ये चंबल नदी करती है। चंबल नदी करती है उत्तरी सीमा का निर्धारण। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है नदी, ये चंबल नदी ही होती है। तो चंबल नदी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जानापाव पहाड़ी महू के ऊंचे पॉइंट से निकलती है, याद रखिएगा। और उत्तर पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है, उत्तर पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है ये सोन नदी करती है, मध्य प्रदेश की सोन नदी स्पेशली याद रखिएगा। और चंबल नदी करती है, चंबल जो नदी करती है उत्तरी सीमा का करती है। और दक्षिणी सीमा का भी हमने आपको बताया था क्वेश्चन में, अभी हमने क्वेश्चन आया था। तो ये जो नदी है इसका नाम है ताप्ती नदी, जो कि मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ये करती है दक्षिणी सीमा का और उत्तरी सीमा का चंबल नदी, और पूर्वी जो उत्तर पूर्वी जो सीमा है इसका करती है सोन नदी। तो इन तीनों चारों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये कहां पर नहीं पाई जाती है? कहां पर नहीं पाई जाती है ये दे रखा है आपको। तो ये जो नहीं पाई जाती है खंडवा में ये नहीं पाई जाती है, बाकी जबलपुर, बालाघाट और रीवा में ये देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं ये पाई जाती है बिजावर में, पन्ना में या छतरपुर में। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इन सभी जगहों पर ये देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो ये जो स्थान है इसका नाम है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा सीधी, मंदसौर और खंडवा, इन तीनों को पूर्ण पाषाण युगीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है ये आपको बताना है। तो अविभाजित की आपसे पूछिए जब छत्तीसगढ़ इससे अलग नहीं हुआ था उसके पहले की पूछिए, है ना। तो जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जबकि आपसे पूछे यहाँ पर कि इसकी पूर्व से पश्चिम की आपको बताना है, पश्चिम की यहां से यहां तक की आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है माफ कीजिएगा, इसकी चौड़ाई आपको बताना है। तो 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके एक नया छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया था। ये तो आप सभी को पता ही है, 1 नवंबर 2000 को। तो ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा ये रहेगा 1127 किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है ये है 1127 किलोमीटर। और अभी जो वर्तमान में है ये है 870 किलोमीटर, है ना। तो याद रखिएगा काफी स्पेशल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन अभी आपसे बना था उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर, अब उत्तर से दक्षिण की ओर आपसे लंबाई पूछी है, पहले चौड़ाई पूछी थी। तो ये जो आपको बताना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। इसकी जो अविभाजित की पूछी है, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था जबकि, तो सही जवाब रहेगा 996 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की पूछिए, यहां से यहां तक की, है ना, यहां से यहां तक की पूछिए। तो ये थी उस टाइम पर 996 और अभी वर्तमान में कितनी है? ये अभी वर्तमान में 605 किलोमीटर। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन आपको चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। यानी अविभाजित की पूछी है जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जबकि ये स्पेशली वर्ड याद रखना है, इस वर्ड को काफी सारे लोग अनदेखा कर देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो थी ये 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक
और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर के मध्य थी। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगा करती थी? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 7 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो याद रखिएगा, और वर्तमान में जो लगती है ये 5 राज्यों से लगती है। तो पहले किन किन राज्यों से लगती थी, 5 राज्य कौन कौन से थे, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा पहले 7 राज्यों से लगती थी, है ना। जो 7 राज्य थे इसमें आपका गुजरात आता है, गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, आरजे जिसको बोला जाता है, तो आरजे, है ना। आरजे के बाद में यूपी से लगती थी, यूपी, फिर बिहार से लगती थी, बिहार के बाद में ओडिशा से लगती थी, ओडिशा से लगती थी। इसके अलावा गाइस आंध्र प्रदेश से, एपी आंध्र प्रदेश से लगती थी, और महाराष्ट्र से लगती थी। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जो स्टेट है इनसे सीमा लगती थी किसकी, अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो याद रखिएगा, और अभी वर्तमान में 5 राज्यों से लगती है। इधर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण में हो जाएगा महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो ये जो 5 राज्य हैं इनसे सीमा लगती है अभी वर्तमान में, और पहले 7 राज्यों से लगती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? यानी क्वेश्चन बनाए कि पहले तो जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था जब तो सीमा लगती थी, बट छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश से उसकी सीमा नहीं लगती है, उस राज्य का नाम बताइए आप। इसी भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब सही जवाब यहाँ से क्या रहेगा, देखिए इसमें से पहले किसकी लगती थी, बिहार की भी लगती थी, आंध्र प्रदेश की लगती थी, झारखंड की लगती थी, उड़ीसा की लगती थी, है ना। इन चारों की लगती थी सीमा, बट अब इनमें से चारों में से किसी की भी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं होती है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था झारखंड इसमें नहीं है, आई थिंक झारखंड बिल्कुल नहीं है, झारखंड यहाँ पर, तो झारखंड की सीमा नहीं लगती थी, झारखंड की सीमा इसमें नहीं लगती थी, माफ कीजिएगा, झारखंड यहाँ से कट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की लगती थी, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की लगती थी। क्लियर है? इन तीनों की लगती थी। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा 1 2 और 4 के फेवर में। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों की सीमा पहले लगती थी, अब नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश जो भाग माना जाता है ये किस पठार का भाग माना जाता है? सही जवाब रहेगा दक्षिण का पठार का भाग माना जाता है। दक्षिण का पठार, डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण का पठार का भाग माना जाता है। याद रखिएगा, काफी स्पेशल है और काफी इंपोर्टेंट भी है। बघेलखंड का जो पठार है ये, और दक्षिण में प्रायद्वीपी का पठार, तो याद रखिएगा पश्चिम में अरावली पर्वत की श्रेणियां, तो ये जो सभी है, उत्तर में जालोद का मैदान, और मध्य प्रदेश जो है ये इसको बेसिकली हृदय प्रदेश कहा जाता है, और मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जालोद का मैदान है, पश्चिम में अरावली पर्वत जो श्रेणियां हैं ये देखने को मिलती है। इसके अलावा पूर्व में बघेलखंड का पठार है और दक्षिण में प्रायद्वीपी की पठार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? ये जो चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग कहलाता है भू संरचना की दृष्टि से, इसको मध्य उच्च प्रदेश बोला जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन आपको छांटना है कौन सा है, तो सही जो कथन रहेगा यहाँ से ये रहेगा, उपरोक्त सभी कथन सही है क्योंकि मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन बना है। और नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलती है, सही है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बैसिन का भाग है। कथनों का सही कथन आपको कथनों को छांटना है, तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। और उत्तर पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बैसिन का भाग है, ये भी सही है। ये सभी सही है, यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो राज्य पुनर्गठन से पहले क्वेश्चन बना है कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। तो ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही है। पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत बोला जाता था, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। इन सभी नामों से इसको पहले जाना जाता था। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह की सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जाना जाता है। छिंदवाड़ा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? और इसकी जो संज्ञा दी गई है, इसको संज्ञा दी गई है चिपली सीरीज की। चिपली सीरीज हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो पन्ना की जो हीरे की खदानें हैं ये बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती है। बिजावर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो वो आपको रेंज या सेल को छांटना है जो कैमूर, रीवा, भांडेर सीरीज में बांटी गई है। और ये जो सेल है इस सेल का नाम आपको बताना है, सेल का नाम है अपर विंध्यन। अपर विंध्यन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहाँ से हो जाएगा।
अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र के में किस नाम से पुकारा जाता है? अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में जो जाना जाता है, सतपुड़ा क्षेत्र में ये जाना जाता है इसको चौगान और जबलपुर स्तर के रूप में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? जबेरा का जो गुंबद स्थित है ये देखने को मिलता है कगार भूमि में। कगार भूमि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? अविभाजित मध्य प्रदेश जो बटा हुआ था ये अभी हमने आपको बताया है। अविभाजित मध्य प्रदेश, देखिए क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के हैं और उसमें हमने पूछा था कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच होती है? 7 राज्यों से होती है। आप सभी को बताइए। क्वेश्चन बना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो ये 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था। 9 प्राकृतिक भाग कौन कौन से थे? 9 के ही नाम आप याद रखिएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश पहले 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था और अब कितने में बटा है? अब ये 7 प्राकृतिक भागों में वर्तमान में बटा हुआ है। 7 भाग आपको बता दिए। भारत मध्य भारत का पठार है ना, बुंदेलखंड का मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी जिसको बोला जाता है, और बघेलखंड का पठार। तो ये 7 जो प्राकृतिक भाग है इसमें भी वर्तमान में पहले 9 भागों में ये बटा हुआ था विभाजन से पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? नर्मदा और गंगा का जल विभाजक जो माना जाता है ये माना जाता है केमूर कगार और भांगडेर कगार को। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है कौन सा है सतपुड़ा पर्वत के संबंध में। तो गाइस यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, बिल्कुल सही है। और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, तो ये भी सही है आपका। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी कथन जो है सही है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांत के निकटतम है? देशांत के निकटतम है, और ये जो शहर है इसका नाम आपको बताना है, और ये जो शहर है इसका नाम है रीवा। रीवा निम्नलिखित में से जो रीवा शहर है ये भारतीय मानक समय IST देशांत के निकटतम है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और भारत का मानक समय जो कहां से चलता है? इलाहाबाद रहता है उसके लिए मैन, तो याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के लिए फेवर में क्वेश्चन बने तो रीवा आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बालाघाट महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, मुरैना राजस्थान बिल्कुल सही है, झाबुआ गुजरात बिल्कुल सही है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इससे नहीं होती है साझा। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी तो गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के फेवर में बात कर रहे हैं तो ये आपका सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? देखिए मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये आपको क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और बनता है गाइस, अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले 3,08,252 वर्ग किलोमीटर तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 3,08,000 है ना, 3,45,000 रहता है लास्ट में, है ना। तो याद रखिएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो ये आई थिंक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, या इस तरह से ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो या तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन में या ये मिलेगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। दोनों में से जो भी लगे आपको सही लगाना है, जो भी मिल जाए उसमें से, क्योंकि कहीं पर आपको बुक्स में ये देखने को मिलता है और कहीं पर ये देखने को मिलता है, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो अब दोनों आप याद रखिएगा, जो भी आपको ऑप्शन से मिले उसको आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत का पठार प्रदेश कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो ये जो सही जवाब रहेगा क्वेश्चन का ये रहेगा 10.6% भाग पर मध्य भारत का जो पठार है ये विस्तृत है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो जिला शामिल नहीं है ये जिला इंदौर है। इंदौर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बाकी ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी ये जो तीनों जिले हैं ये आते हैं मध्य भारत पठार के अंतर्गत, बाकी इंदौर नहीं आता है, इसलिए इंदौर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस थे वो पूरी डिटेल के साथ में आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल पाए और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ से बाहर ना जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है, बाकी आप भी अच्छे से स्टडी करते रहिएगा, आई थिंक आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्लियर है? इसके अलावा गाइस आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही वीडियोस हम आपको डेली लेकर आने वाले हैं टॉपिक वाइज में। तो आपकी हमारी जो सीरीज चल रही है वो तो चली रही है, ये एक्स्ट्रा आपको वीडियोस देंगे और करंट अफेयर के भी वीडियोस स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, दोनों जगह डाल देंगे। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी आबकारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा।
फ्री टेस्ट डाला है डेमो के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो जल्दी से जाकर चेकआउट करें और अपनी पोजीशन पता चले करे कि कहां पर कितने नंबर आपके आ रहे हैं, क्योंकि फ्री डेमो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप यहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी की टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की ईवो के 2022 की जनवरी से दिसंबर तक की पूरा करंट अफेयर इसमें डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 2021 की और 2020 की अवेलेबल है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली दी गई है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये यहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और ये हमारा वीडियो कोर्स है एमपी जीके का, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल दी जाती है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेकआउट करें, काफी सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक वहीं पर डाल दी गई है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और अगर आप डेली ही ऐसे वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी यूनिक टॉपिक पर और जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।